चीटिंग और फोर्जरी को अलग अलग तरह से हमने डिफाइन किया है। बहुत बार आपको बताया है क्या क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, किस तरह से आपकी बेल होगी, एंटीसिपेटरी बेल लेने में क्या गलतियां बिल्कुल ना करें और किस आधार पर आपकी बेल हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ का है तो चार्जशीट लगते ही आपकी बेल हो जाएगी, पर यहाँ पैसे के लेन देन का है तो यहाँ पर चार्जशीट लगने के बाद भी बेल लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों हालांकि अगर आप हमारे इस चैनल पर देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी 420 आईपीसी पर, 467 आईपीसी, 468 आईपीसी, 120 बी। चीटिंग और फोर्जरी को अलग अलग तरह से हमने डिफाइन किया है। बहुत बार आपको बताया है क्या क्या आपके कानूनी अधिकार हैं, किस तरह से आपकी बेल होगी, एंटीसिपेटरी बेल लेने में क्या गलतियां बिल्कुल ना करें और किस आधार पर आपकी बेल हो सकती है। 420, 467, 468, 471, 120 बी जैसे जो ऑफेंसेस होते हैं, ये जो ऑफेंस है चीटिंग और फोर्जरी को ही दर्शाता है, बताता है। मान लीजिए किसी भी इंसान के साथ में आपने ठगी की और वहां पर फॉर्ज डॉक्यूमेंट का भी इस्तेमाल किया। यहां पर आता है 467 आईपीसी पिक्चर में, और यहां पर जो 467 है वो बार कर देता है कि यहां पर 41A का नोटिस देना मैंडेटरी नहीं है आपको। हालांकि 41A का नोटिस पुलिस कुछ केसेस में दे सकती है बट मैंडेटरी नहीं है। जैसे कि 420 आईपीसी अगर सिर्फ ये ऑफेंस हो तो 7 साल तक के मामले जो होते हैं सजा के, उसमें 41A का नोटिस देना मैंडेटरी होता है, बट 467 में मैंडेटरी नहीं होता प्रोविजन। सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की फॉर्जरी से रिलेट करता है ये केस। फिर चाहे आपकी मार्कशीट को फॉर्ज किया हो, फिर चाहे फर्जी मार्कशीट आपने कहीं पर इस्तेमाल की हो, आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से अकाउंट खुलवाया हो, फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर किसी साथ में आपने ठगी की हो, मतलब कि फर्जी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है उसे कहीं पर भी इस्तेमाल किया या किसी भी तरह से फॉर्ज किया तो यह मामला 467 आईपीसी का बन जाएगा। 3 आधार कौन कौन से हैं बेल लेने के अगर आप जेल में हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से जिसने भी हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने आपको 82, 83 की प्रोसीडिंग के बारे में भी बताया था कि कब कोर्ट भगोड़ा करार दे देता है और उसके बाद आपकी बेल हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट तक आप जाते हैं फिर भी आपकी बेल नहीं होती है, मैंने आपको उसके बारे में बताया। आपको यह भी बताया कि अगर चार्जशीट टाइम से ना लगे तो यहां पर 60 दिन और 90 दिन का जो प्रावधान होता है डिफॉल्ट बेल आप कैसे लेंगे। हालांकि दोनों ही वीडियोस को हम इस वीडियो के एंड में लगा देंगे, उन वीडियो को भी आप देखेंगे, बहुत कुछ आप जान पाएंगे। 3 आधार कौन कौन से हैं बेल लेने के। सबसे पहले आधार की दोस्तों हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आप अभी जेल में हैं, जेल में है तो पुलिस के पास कुछ ना कुछ एविडेंस आपके होंगे, तभी आपको जेल में भेजा गया है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा। मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है ये केस, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में ही इसका ट्रायल चलता है, सेशंस में ट्रायल नहीं होता है। तो जब आपको अरेस्ट किया गया, आपको कैसे लिंक किया इस केस में, सबसे पहले आपको ये देखना है। अगर आपका मामला सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ का है तो चार्जशीट लगते ही आपकी बेल हो जाएगी, पर यहाँ पैसे के लेन देन का है तो यहाँ पर चार्जशीट लगने के बाद भी बेल लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको यह देखना है कि आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। दोस्तों जब भी कभी कोई केस लड़ा जाता है सबसे पहली बात तो देखा जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट, मतलब डाउटफुल अगर चीजें हैं, डाउटफुल रिकवरी है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ये आपको कोर्ट में बताना चाहिए। साथ में ही लैकिंग ऑफ एविडेंसेस, अगर एविडेंसेस कम है, मतलब कि जो एविडेंस है वो कम है और आपको कनेक्ट डायरेक्टली उस केस में नहीं कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको ही मिलेगा, आपकी बेल हो जाएगी। जो भी आपके वकील साहब बेल लगाएं, केस को अच्छे से समझें, और केस को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है क्लाइंट से मिलना, या फिर क्लाइंट की फैमिली तो पूरी बात नहीं बता पाती क्योंकि चीटिंग फोर्जरी में अगर नाम आया है तो पूरी इंफॉर्मेशन फैमिली को होती नहीं है। क्लाइंट से मिलना चाहिए और खास करके इन चीजों को बेनिफिट आपको जरूर लेना चाहिए। और अगर किसी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रही है तो आपकी बेल हो जाएगी। अगर आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो यहां पर आता है आपका आधार नंबर 2, मतलब कि दूसरा ग्राउंड आपका यहां पे स्टैंड कर जाता है। अब आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे चार्जशीट का। चार्जशीट जैसे ही सामने आएगी तो चार्जशीट के लगते ही पूरी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस ने जो पूरी छानबीन की, वो पूरी छानबीन आपके सामने आ जाएगी। उसमें से अपने ग्राउंड्स बनाओ, उसमें से अपने डिफेंस तैयार करो, और चार्जशीट अपने आप में ग्राउंड होता है बेल को लेने का। यहाँ पर आपके वकील साहब कोर्ट में बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब क्लाइंट को जेल में रखने का कोई भी पर्पस फुलफिल नहीं होगा, इन्हें बेल पर छोड़ा जाना चाहिए। और बहुत सारी रूलिंग्स भी हैं जिन रूलिंग्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं,
और वैसे भी दोस्तों बहुत सारे जजमेंट्स भी आए हैं, उन जजमेंट्स का भी आप हवाला दे सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, चार्जशीट भी एक ग्राउंड होता है बेल लेने का, चार्जशीट का आप वेट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बेल ना लगाएं। आपको चार्जशीट से पहले बेल लगानी चाहिए, फिर चाहे आप सीएमएम मतलब कि एमएम कोर्ट में लगाओ, फिर चाहे सेशंस कोर्ट में लगाओ, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ भी डिफेंस है, अगर आपके पास कोई भी ग्राउंड है, आप बिल्कुल बेल लगा सकते हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं तीसरे ग्राउंड की, और तीसरा ग्राउंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है आपके लिए। होता क्या है, जब जनरली मतलब बहुत सारे मामलों में पुलिस जब आपको अरेस्ट करती है तो पुलिस अरेस्ट करती है सिर्फ और सिर्फ 420 आईपीसी में। 420 आईपीसी में अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट किया तो यहां पर 41A का नोटिस देना एक मैंडेट प्रोविजन था, मैंडेटरी था, देना ही पड़ेगा पुलिस को 41A का नोटिस। 41A का नोटिस अगर आपको नहीं दिया और सीधा आपको अरेस्ट कर लिया था, दोस्तों देखो ऐसा होता है कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो वहां पर रीजन मेंशन करना पड़ता है कि अरेस्ट की ही जरूरत क्या थी। और अगर किसी को पुलिस अरेस्ट नहीं करती है तो यहां पर भी मेंशन करना पड़ता है कि आपने इस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं किया था। दोनों ही प्रोविजंस में मेंशन करना पड़ता है। पर मैं आपको बताऊं, 420 में सिर्फ 420 में आपको अरेस्ट कर लिया बिना नोटिस दिए, तो यहां पर अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट, और 2022 में एक जजमेंट आया सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई। ये आप जजमेंट का हवाला ले सकते हैं, तो आपको इन आधार पर बेल बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि ये एक इलीगल अरेस्ट का पार्ट बन जाता है। पुलिस आपको बिना 41A का नोटिस दिए 420 आईपीसी में अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर अरेस्ट किया है तो ये एक इलीगल अरेस्ट है, जहां पर आपके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्योंकि अपने देश में सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई गाइडलाइन पास करेगा, जो भी कोई गाइडलाइंस आगे दी जाएगी, जो भी जजमेंट्स आएंगे, तो वो देश का कानून बन जाएगा। यही बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यही बोलता है भारत का संविधान, आर्टिकल 141, 141 आर्टिकल यही बोलता है। तो आपको इन डिफेंस का सहारा लेना चाहिए, इन ग्राउंड्स का सहारा आप लेंगे, आपकी बेल हो जाएगी। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के सवाल, कोई भी डाउट्स, किसी भी तरह की जानकारी आप लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, कुछ जानकारी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। हो सकता है हमारे की सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सकें, बरी हो सकें, बेल ले सकें और आपको कोई मदद मिल सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें, ताकि वो भी अपने आप को कानून जानकार बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।